हाय, दिस इज़ सीए फिरोज़। आज हम बात करने जा रहे हैं आईएसडी के बारे में। आईएसडी होता क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर आप इस मैकेनिज्म में फॉल कर रहे हैं तो आपको फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 आपको जीएसटी में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे? आईएसडी रजिस्ट्रेशन। अब ये मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। मीनिंग ऑफ आईएसडी। आईएसडी क्या है? एनी ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो ब्रांच हो या हेड ऑफिस हो, अगर कोई इनपुट सर्विस ले रहा है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और उसको किसके लिए ले रहा है वो किसके लिए सर्विस ले? अपनी ब्रांच। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे एक ऑफिस है, हेड ऑफिस, जो क्या कर रहा है? रिसीव टैक्स इनवाइस फॉर इनपुट सर्विस इंक्लूडिंग आरसीएम फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी डिस्टिंक्ट पर्सन को आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपकी जो ब्रांच होती है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर सेम पैन। अगर किसी भी ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और आप ही के पैन में सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो वो क्या कहलाता है? डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर उस डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए आप कोई सर्विस ले रहे हैं फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और आप फॉल कर जाएंगे अंडर आईएसडी मैकेनिज्म। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, जैसे आपका कोई ऑफिस है, हेड ऑफिस हो या ब्रांच हो, लेकिन आप किसके लिए सर्विस कर रहे हैं? आप अपने किसी डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या समझ सकते हैं? आपके ही पैन पे, अंडर वन पैन, इफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन देयर, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए आप कोई थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहे हैं, इनपुट सर्विस ले रहे हैं, तो ये जो मैकेनिज्म जो कहलाता है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी जो आप इनपुट सर्विस ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? अपनी ब्रांच के लिए ले रहे हैं। तो अगर आप अपनी ब्रांच के लिए इनपुट सर्विस ले रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। आप इस मैकेनिज्म में अगर फॉल कर रहे हैं तो क्या होगा आपके ऊपर? शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज आईएसडी। पहली चीज, अगर इस मैकेनिज्म में आप फॉल कर रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? एज आईएसडी, ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? शैल बी डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो आईटीसी ली, यानी जो सर्विस आपके लिए थी नहीं, आपने ब्रांच के लिए सर्विस ली थी, तो जो आईटीसी है वो ब्रांच को आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? आईएसडी। अगर इस मैकेनिज्म में आपकी ब्रांच या आपका हेड ऑफिस फॉल कर रहा है तो आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्दर हम समझते हैं, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन एज पर लॉ दी हुई है, जिसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? एनी ऑफिस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का कोई ऑफिस हो, चाहे वो गुड्स सप्लाई कर रहा हो या सर्विस, यानी जो आपका हेड ऑफिस है, चाहे वो गुड्स सप्लाई कर रहा हो चाहे सर्विस सप्लाई कर रहा हो, रिसीव कर रहा है। रिसीव क्या कर रहा है? रिसीव इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस किससे रिसीव करेगा? थर्ड पार्टी से इनपुट सर्विस कर रहा है। किसके लिए? फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। आप डिस्टिंक्ट पर्सन समझ चुके हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? अंडर सेम पैन देयर इज a डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए इनपुट सर्विस ले रहा है तो क्या होगा? उसके लिए रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे सैल का यूज हुआ है। सैल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी है, उसके लिए मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। कैसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? अंडर आईएसडी। यानी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है फिर भी, लेकिन आपको क्या? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर आईएसडी में। अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं आईएसडी मैकेनिज्म, और उसमें रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो उसके क्या कंप्लायंस है, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आईएसडी नीड टू कंप्लाई। क्या कंप्लाई करना है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। कैसे? एज आईएसडी। इसके बाद क्या करना है? इनवाइसिंग। अगर आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी ब्रांच को, क्या करना पड़ेगा? नीड टू इशू आईएसडी इनवाइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एक आईएसडी इनवाइस अपनी ब्रांच को इशू करनी पड़ेगी। इसके बाद रिटर्न। रिटर्न क्या करना है आपको? आईएसडी आपने सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? उसके लिए जीएसटीआर 6 नीड टू बी फाइल। जो आपने इनवाइस बनाई है आईएसडी इनवाइस, उसको जीएसटीआर 6 में आपको चढ़ाना पड़ेगा। वो कब चढ़ाना है? ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 6A। 6A क्या होता है? जैसे आपको पता होगा 2A क्या होता है। अगर सामने वाला जो सप्लायर जिससे हमने सर्विस ली है, अगर वो सर्विस अपने GSTR 1 में चढ़ा देता है तो हमारे यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है 2A में। सेम इसी तरह यही सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है। जैसे ही सामने वाला जिससे हमने थर्ड पार्टी से इनपुट सर्विस ली, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको? इनपुट सर्विस, गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही है आईएसडी में। सिर्फ किसकी बात हो रही है?
इनपुट सर्विस की। अगर आपने इनपुट सर्विस ली है, उस बंदे ने आपका आईएसडी नंबर चढ़ाया है, जीएसटी नंबर नहीं। जैसे ही वो जीएसटी नंबर चढ़ा देगा तो क्या होगा, आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जीएसटी नंबर नहीं चढ़ाना, आपका जो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जब चढ़ाएगा तब आपके किस में आएगा, जीएसटीआर 6A में आएगा। और जैसे ही जीएसटीआर 6 में आएगा, आपको सेम मंथ जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ेगा। सेम मंथ में आपको फाइल करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, मैक्सिमम आईटीसी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटीआर 6A। यानी हम उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना अवेलेबल है। हम बेवजह आईटीसी की शिफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करती। अगर ये अलाउ होता, बेवजह की आईटीसी शिफ्टिंग हो जाती। अगर मान लीजिए आपका 0 रेटेड है तो आईटीसी आप शिफ्ट करके दूसरी जगह से एडजस्ट करा सकते थे, तो वो यहाँ पर ब्लॉक किया गया। यहाँ पर क्या कहा गया, आप उतनी ही डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी करेंगे जितनी आपके पास अवेलेबल कहाँ हो, जीएसटीआर 6A में, 2A में नहीं, 6A में। जितनी 6A में अवेलेबल होगा उतना ही जीएसटीआर 6 के थ्रू आप उसको एलोकेट कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अगर जो इनवाइस रेज किया, आईएसडी जो इनवाइस रेज कर लिया है, उसमें कुछ क्रेडिट नोट में या डेबिट नोट रेज करने की जरूरत हो रही है, यानी अगर हमने सामने वाली पार्टी से क्रेडिट नोट या डेबिट, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमें किसको रेज करना है, अपनी ब्रांच को। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनर आईएसडी इनवाइस का था, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का होगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, अगर हम आईएसडी में फॉल कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें हमें कंप्लाई करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, प्रॉपर इनवाइसिंग करनी है, रिटर्न फाइल करना है जब जैसे ही अवेलेबल होता है जीएसटीआर 6A में। उसके बाद मैक्सिमम कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे जीएसटीआर 6 में जितनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं क्या क्या कंप्लायंस है। उसके बाद फर्दर हम समझते हैं मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, किस तरीके से करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्रांच, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने दिखाया था आपको, ब्रांच इन कोलकाता, ब्रांच इन दिल्ली। अब यहाँ से आप तो सर्विस तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ पोर्शन किसके लिए, कोलकाता के लिए, कुछ किसके लिए, दिल्ली के लिए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मैनर जो बताया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैनर किसमें, रूल 39(1) में ए में मैनर बताया है। यहाँ पे हम समराइज वे में इसको कंसीडर करेंगे। आप चाहिए, आपको अगर पढ़ना है तो डिटेल में रूल 39(1) पढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्रक्स में हम सारी चीजें हम प्रॉपरली आपको समझा देंगे। यहाँ पे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस उसी सर्विस की बात हो रही जो थर्ड पर्सन से ली है। ये यहाँ पे जो दिख रही है इस सर्विस की बात हो रही, जो थर्ड पार्टी से हमने इनपुट सर्विस ली है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, टू द रिसिपिएंट फॉर विच स्पेशली इनपुट सर्विस रिसीव। इसका क्या मतलब हुआ, स्पेशली इनपुट सर्विस रिसीव मतलब ये है कि हमने जिस ब्रांच के बिहाफ पे हमने इनपुट सर्विस ली है, अगर हमें पता है कि ये डेली ब्रांच के लिए ली है तो पूरी पूरी उसको एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे तो सिंपल प्रोसेस हो गया। अगर हमने इनपुट सर्विस ली है, कुछ डेली, उसमें डेली का पोर्शन शामिल है, कुछ कोलकाता का, तो उसको कैसे एलोकेट करेंगे। वहां पे हम बात आती है एलोकेशन की, तो वहां पे एलोकेट करेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ टर्नओवर और प्रीसीडिंग क्वार्टर टर्नओवर रेशियो। प्रीवियस ईयर टर्नओवर यानी जो भी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर होगा उस बेसिस पे एलोकेट कर दें। पता चला प्रीवियस ईयर में कोलकाता को कोई टर्नओवर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन इस करंट ईयर में हुआ। अगर करंट ईयर, इस सिनेरियो में अगर सबका अगर टर्नओवर प्रीवियस ईयर में नहीं हो दिख रहा है तो हमें क्या फॉलो करना है, प्रीसीडिंग क्वार्टर का टर्नओवर रेशियो फॉलो करना है। ये तो आप समझ चुके हैं कैसे एलोकेट करते हैं। लेकिन टू ऑल रिसिपिएंट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो दिख रहा है, टू ऑल रिसिपिएंट, हमें सभी रिसिपिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे रिसिपिएंट मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसका क्या सेंस हो गया, अगर आपका रिसिपिएंट यानी आपकी ब्रांच, कोलकाता वाली ब्रांच अनरजिस्टर्ड हो गई, यानी डिस्टिंक्ट पर्सन है लेकिन वो अनरजिस्टर्ड क्यों हो सकता है, उसका मान लीजिए टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है तो वो अनरजिस्टर्ड हो सकता है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, जो आप आईटीसी एलोकेट करेंगे उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट किसको चला जाएगा, गवर्नमेंट को। आपके लिए वो आईटीसी क्या हो जाएगी, लैब। सेम इसी तरह अगर रिसिपिएंट मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी जो आपकी रिसिपिएंट ब्रांच है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रही है तो उसकी भी आईटीसी लैब्स हो जाएगी। तो इसको हमें फॉलो करना है। अगर मैकेनिज्म में आप फॉलो करना है तो आपको ये सारे कंप्लायंस मैंडेटरी फॉलो करने हैं। इसके बाद बात करते हैं सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल आईटीसी। यानी आपको आईटीसी तो आ गई 6A में, 6A में जो आईटीसी आई है, हो सकता है उसमें कुछ इनएलिजिबल हो कुछ एलिजिबल हो।
आप सिर्फ ऐसा सोचे कि इलिजिबल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इलिजिबल वहीं रिवर्स करते, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको इलिजिबल और इनएलिजिबल सेम जो भी आया उसको दोनों को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। यानी आप यहाँ पे एक तरह से आईएसडी वाला क्या कर रहा है, जो आईटीसी आई, जिस तरह से आईटीसी आई उस तरह से आईटीसी एलोकेट कर दी सामने। यानी हमें आईटीसी हमने मिली, अगर सिर्फ डेली ब्रांच के लिए है तो डेली ब्रांच को एलोकेट करिए, अगर 2 ब्रांच को है यानी तो 2 ब्रांचों में कैसे, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे कर देंगे। अगर प्रीवियस ईयर का कोई टर्नओवर नहीं है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के टर्नओवर के बेसिस में कर देंगे। और कितनी करेंगे, आईटीसी इसमें इलिजिबल और इलिजिबल भी है, जो इनएलिजिबल है तो उसको दोनों को सेपरेटली बांट देंगे। तो ये हो गया मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आपने समझ लिया अगर आप आईएसडी में फॉल कर रहे हैं तो जो कंप्लायंस है आपको मैंडेटरी फॉलो करने हैं। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है जो हम समझेंगे। रजिस्ट्रेशन यानी हो क्या रहा है, अगर आपकी ब्रांच थर्ड पार्टी से इनपुट सर्विस ले रही, अपने हेड ऑफिस के लिए ले रही, तो जो ब्रांच है उसको आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसी तरह जब आपका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने थर्ड पार्टी से सर्विस ली, थर्ड पार्टी से सर्विस ली, यहाँ सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ सर्विस की बात करें, कैपिटल गुड्स, और वो भी थर्ड पार्टी से, अपनी इंटरनल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी से जब सर्विस ले रहे हैं, हेड ऑफिस अगर थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहा है, किसके लिए, अपनी ब्रांच के लिए ले रहा है, तो इसको भी आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस ब्रांच को भी आईएसडी में, क्योंकि ब्रांच भी ऐसा कर रहा है, हेड ऑफिस भी ऐसा कर रहा है। ये तो एक ब्रांच की बात हुई, अगर आपकी 4-5 ब्रांच है तो यानी हर सबको क्या करना पड़ेगा, आईएसडी सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इससे तो बहुत ज्यादा आईएसडी सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इसके लिए कोई इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई सर्कुलर आएगा जिसमें डिटेल में ये बताया जाएगा। जैसे लास्ट में आपको पता होगा प्रीवियस सर्कुलर एक आया था 199/11/2023 में। इस सर्कुलर में उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया था कि कॉमन सर्विस फॉर एचओ और ब्रांच, अगर कोई इनपुट सर्विस कॉमन इनपुट सर्विस ले रहा है एचओ और ब्रांच के लिए तो इशूड इनवॉइस टू एचओ, और उस थर्ड पार्टी ने किसको इनवॉइस की, एचओ को कर दी। एचओ का क्या करेगा, एचओ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आईटीसी। एचओ के पास ये था कि वॉलंटरी, वो चाहे तो आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करे, चाहे क्या करे, जितनी भी सर्विस किससे रिलेटेड ब्रांच है उसके लिए डायरेक्ट इनवॉइस रेज कर दे ब्रांच को। एचओ को तो इनवॉइस आ गई थर्ड पार्टी से और एचओ फिर सेपरेट इनवॉइस कर दे बिना आईएसडी मैकेनिज्म में जाए बगैर। तो ये जैसे सर्कुलर आया था 2023 में, सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ना कोई सर्कुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात आई है, सेल की बात आई है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सेल में नॉर्मली मैंडेटरी के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स क्यों इस सर्कुलर के बेस पे ये कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर उस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तभी वो सारी चीजें मैंडेटरी हैं, अगर उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा तो ये मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्ट इनवाइस भी कर सकता है। हम वेट कर रहे हैं कोई जीएसटी की डिपार्टमेंट की तरफ कोई सर्कुलर आए जिसमें स्पेशली आइडेंटिफाई कर दिया जाए जो ये सेल है ये मैंडेटरी है, यानी मींस मैंडेटरी है कि नहीं मैंडेटरी, कि वो दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकता है, डायरेक्ट इनवाइस जिसको कुछ लोग क्रॉस चार्ज कहते थे, ये क्रॉस चार्ज फॉलो कर सकता है कि आईएसडी दोनों ऑप्शनल है कि मैंडेटरी उसको आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब तक ये सर्कुलर नहीं आता तो हम यही कंसीडर करके चलते हैं कि हमारा क्या है, अगर हम आईएसडी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो 1 to 10 फॉलो, यानी ए टू जेड फॉलो करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट थ्रू कर सकते हैं, यानी हमारे पास थर्ड पार्टी से हमने जो सर्विस ली हमने उसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर अपनी सिंपल इनवाइस रेज कर दी अपनी ब्रांच को, इसको फॉलो कर सकते हैं कैसे, एज पर सर्कुलर 199/11/2023 की तरह। तो ये हमारा पॉइंट है। मे बी some professional, maybe their different opinion, you can understand. Thank you for watching my video. If you have any view, please comment here, I will consider that. Thank you very much.